हठी विक्रम पेड़ के पास लौट आया, पेड़ से शव उतारकर कंधे पर डाला और सदा की भांति चुपचाप श्मशान की ओर चलने लगा। तब शव में स्थित बेताल ने कहा, राजन, तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है, मगर बड़े से बड़े साहसी भी किस्मत पर विजय नहीं पा सकते। इसके उदाहरण के स्वरूप में तुम्हें सुमंत की कहानी सुनाता हूं। श्रम को भुलाने के लिए सुनो। बेताल इस प्रकार कहने लगा। शोण नदी के तट पर स्थित शोणपुर नामक नगर पर शांतिवर्मा नाम का एक प्रतापी राजा शासन करता था। उसके एक पुत्र था जिसका नाम सुमंत था। जब सुमंत का जन्म हुआ तो शांतिवर्मा ने यह सोचकर बहुत प्रसन्नता अनुभव की कि उसके बाद राज्य का उत्तराधिकारी और शासन करने के लिए एक योग्य पुत्र उत्पन्न हुआ है। इस खुशी में राजा ने कई दिनों तक भव्य उत्सव मनाया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई और प्रजा को उपहार बांटे गए। उस उत्सव में भाग लेने के लिए दूर दूर से आए हुए विद्वान ज्योतिषियों ने जब राजकुमार सुमंत की जन्म कुंडली बनाकर देखी तो वे सब बड़े ही निराश और चिंतित हो गए। उनके चेहरों पर गहरी परेशानी की रेखाएं उभर आई। राजा ने जब ज्योतिषियों के मुख पर व्याप्त निराशा और चिंता को देखा तो वो घबराकर उनकी ओर देखने लगा और व्याकुल होकर पूछा, क्या बात है? क्या राजकुमार की जन्म कुंडली में कोई अनहोनी या अशुभ बात है? कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। ज्योतिषियों ने गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, महाराज, हमें यह बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि राजकुमार के जीवन में 3 प्रकार के भयंकर खतरे हैं। उन्हें मगरमच्छ, सांप या कुत्ते के द्वारा प्राणों का गंभीर खतरा है। यह सुनकर राजा एकदम घबरा गया और उसका मन भय से भर गया, परंतु वह एक साहसी और बुद्धिमान शासक था, इसलिए उसने निराश नहीं होकर मगरमच्छ, सांप और कुत्तों से राजकुमार को दूर और सुरक्षित रखने के कई उपाय सोचने शुरू किए। राजा ने अपने मंत्रियों और सलाहकारों के साथ विचार विमर्श किया और आखिरकार उसने एक योजना बनाई। उसने नगर के ठीक बीचों बीच स्थित एक ऊंचे टीले पर एक भव्य और सुरक्षित महल बनवाने का आदेश दिया। यह महल इस प्रकार से बनाया गया कि वहां कोई भी जंगली जानवर या खतरनाक प्राणी न पहुंच सके। राजकुमार की सुरक्षा और रक्षा के लिए राजा ने विश्वसनीय और कुशल पहरेदारों को नियुक्त किया। उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए अनुभवी दास और दक्ष दासियों का उत्तम इंतजाम किया गया। टीले के चारों ओर नीचे एक चौड़ी और गहरी खाई खुदवाई गई ताकि कोई भी खतरनाक जीव वहां तक न पहुंच सके। इस खाई के ऊपर केवल एक सुरक्षित पुल बनवाया गया जिससे आवागम हो सके। इस प्रकार राजकुमार सुमंत उस सुरक्षित महल में पलने बढ़ने लगा। एक दिन जब सुमंत कुछ बड़ा हो गया था, वो अपने महल की छत पर खेल रहा था। जब उसने नीचे की ओर झांक कर देखा तो उसे खाई के उस पार एक छोटा सा पिल्ला इधर उधर दौड़ते हुए दिखाई पड़ा। सुमंत ने अब तक कभी कुत्ते को नहीं देखा था, क्योंकि उसे जन्म से ही इस सुरक्षित महल में रखा गया था। इसलिए राजकुमार का मन उस प्यारे से पिल्ले को देखकर बहुत ललचा गया और उसने उत्सुकता से अपने सेवक से पूछा, वो दौड़ने वाला प्राणी क्या है? वो कितना सुंदर और फुर्तीला है? सेवक ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, राजकुमार, वो कुत्ते का छोटा सा पिल्ला है। सुमंत ने बड़े उत्साह से कहा, तुम जाकर उसे पकड़कर यहां ले आओ। मैं भी उसके साथ दौड़ूंगा और खेलूंगा। मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है। सेवक बड़ी दुविधा में पड़ गया। वो जानता था कि राजा ने राजकुमार को कुत्तों से दूर रखने के कड़े आदेश दिए हैं, परंतु राजकुमार की जिद के आगे वो कुछ नहीं कह सका। उसने तुरंत राजा के पास जाकर ये बात बताई। राजा शांतिवर्मा बड़े संकट में पड़ गए। एक ओर ज्योतिषियों की भविष्यवाणी थी और दूसरी ओर अपने पुत्र की खुशी। उन्होंने सोचा और फिर निराशा भरे स्वर में कहा, अब क्या किया जा सकता है? उस पिल्ले को लाकर राजकुमार को दे दो, वरना वो हट करके खाना पीना छोड़ देगा और बीमार हो जाएगा। सेवक ने तुरंत जाकर उस पिल्ले को पकड़ लिया और उसे लाकर राजकुमार सुमंत को दे दिया। सुमंत उस पिल्ले के साथ खेलने लगा और बहुत प्रसन्न रहने लगा। उसका और पिल्ले का गहरा स्नेह हो गया।
दोनों साथ साथ रहते, खेलते और बड़े होते गए। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। अब सुमंत युवा हो गया था और उसने जीवन की अनेक बातें समझ ली थी। उसे अपने टीले वाले महल में रहना बहुत उबाऊ और नीरस लगने लगा। एक दिन उसने अपने पिता महाराज शांतिवर्मा के पास ये संदेश भेजा, पिताजी, मैं अब इस टीले वाले महल में और नहीं रह सकता। यहां पर मेरी जिंदगी बहुत फीकी और नीरस मालूम होती है। मैं एक कैदी की तरह महसूस करता हूं। मैं जानता हूं कि बाहर जाने पर मेरी जान को खतरे हैं, लेकिन इस प्रकार बिना कुछ किए, बिना जीवन के आनंद को अनुभव किए जीने के बजाय मर जाना ही बेहतर है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे अच्छे हथियार दिलवा दें, तो मैं अपने वफादार कुत्ते को साथ लेकर देशाटन पर जाऊंगा और संसार को देखूंगा। राजा शांतिवर्मा बहुत दुखी हुए, परंतु उन्होंने अपने पुत्र की इच्छा और उसके दुख को समझा। उन्होंने सोचा कि यदि भाग्य में कुछ लिखा है तो वो तो होकर ही रहेगा। पुत्र को इस प्रकार कैद करके रखने से उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए राजा ने कोई विरोध नहीं किया और सुमंत को जाने की अनुमति दे दी। राजा ने अपने पुत्र के लिए सर्वोत्तम हथियार, वस्त्र और आवश्यक सामान की व्यवस्था करवाई। राजा के द्वारा भेजी गई एक सुंदर और मजबूत नाव पर सवार होकर सुमंत और उसका वफादार कुत्ता शोण नदी को पार करके उसके दूसरे किनारे पर पहुंचे। वहां राजकुमार के लिए एक सुंदर काला घोड़ा तैयार खड़ा था, जो बहुत तेज और बलवान था। सुमंत उस घोड़े पर सवार हुआ और अपनी नई जिंदगी की खोज में रोमांच और साहस के साथ आगे चल पड़ा। उसका वफादार कुत्ता भी उसके साथ साथ दौड़ता हुआ चला। कई दिनों तक यात्रा करते हुए राजकुमार सुमंत एक दूसरे राज्य में जा पहुंचा। उस देश का राजा बहुत ही विचित्र स्वभाव का आदमी था। वो हमेशा नई नई समस्याओं, पहेलियों और कठिन परीक्षाओं के बारे में सोचता रहता था। उसे असाधारण काम करना और करवाना बहुत पसंद था। उसकी एक इकलौती पुत्री थी जिसका नाम सीमंतिनी था। सीमंतिनी अत्यंत सुंदर, गुणवान और शिक्षित थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। वो अब विवाह के योग्य आयु की हो गई थी। तब उस विचित्र राजा ने अपनी पुत्री के लिए वर चुनने के लिए एक अनोखी और कठिन परीक्षा का आयोजन किया। राजा ने अपने कुशल कारीगरों से 70 फुट की ऊंचाई तक विशाल और चिकनी चट्टानों से मजबूत दीवारें बनवाई। ये दीवारें इतनी ऊंची और चिकनी थी कि उन पर चढ़ना लगभग असंभव लग रहा था। उस ऊंचाई पर एक सुंदर कमरा बनवाया गया और उसमें राजकुमारी सीमंतिनी को रखा गया। तब राजा ने पूरे राज्य में ये घोषणा करवाई और ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी व्यक्ति इन ऊंची दीवारों को लांघकर या चढ़कर राजकुमारी के कमरे तक पहुंच जाएगा, उसी के साथ राजकुमारी सीमंतिनी का विवाह कर दिया जाएगा। राजकुमारी सीमंतिनी के अद्भुत सौंदर्य और गुणों का समाचार चारों दिशाओं में बहुत तेजी से फैल गया था। इसलिए अनेक देशों से, दूर दूर के राज्यों से साहसी और महत्वाकांक्षी राजकुमार उस परीक्षा में भाग लेने और राजकुमारी से विवाह करने के विचार से वहां आने लगे। उन सभी राजकुमारों के ठहरने और भोजन का राज्य की ओर से बहुत अच्छा और भव्य प्रबंध किया गया था। सभी राजकुमारों को शाही ठाठ बाट से रखा गया था। वहां ठहरे हुए राजकुमारों ने जब एक दिन सुमंत को अपने काले घोड़े से उतरते हुए देखा, तो उन्होंने सोचा कि ये युवक भी उनकी तरह प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आया है। सभी राजकुमारों ने उसका मित्रवत स्वागत किया और उसे अपने साथ ठहरने के लिए आमंत्रित किया। सुमंत ने स्नान करके थोड़ी देर आराम किया और फिर ताजगी महसूस की। तब शाम के समय अन्य राजकुमारों ने उससे मित्रता से पूछा, मित्र, तुम किस राज्य से यहां रहे हो? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तुम्हारा परिवार कैसा है? सुमंत ने सोच समझकर उन लोगों को सच्ची बात नहीं बताई। उसने अपनी पहचान छिपाते हुए बड़ी सरलता से कहा कि उसका पिता एक राजा के यहां घुड़साज का काम करता है। उसने ये भी बताया कि वह अपनी सौतेली माता की यातनाओं और कठोर व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर देशाटन कर रहा है।
उसकी सौतेली माता उसे बहुत परेशान करती थी, इसलिए उसने घर छोड़ दिया। इसके बाद सुमंत ने बड़ी विनम्रता से उन राजकुमारों से पूछा, आप सब लोग इस स्थान पर क्यों आए हुए हैं? यहां क्या विशेष बात है? तब राजकुमारों ने बड़े उत्साह से राजकुमारी सीमंतिनी के लिए आयोजित होने वाली कठिन परीक्षा का पूरा विवरण सुनाया। उन्होंने बताया कि कई दिनों से वे सब लोग उन विशाल पत्थर की चिकनी दीवारों पर चढ़कर राजकुमारी के कमरे तक पहुंचने का बार बार प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु अब तक कोई भी इस कठिन परीक्षा में सफल नहीं हुआ है। सभी असफल होकर निराश हो जाते हैं। सुमंत ने भी उन राजकुमारों के साथ मिलकर उस ऊंची दीवार पर चढ़ने का प्रयत्न करने का निश्चय किया। अगले दिन उसने उन राजकुमारों के साथ जाकर ध्यानपूर्वक देखा कि वे किस प्रकार प्रयास कर रहे हैं और उनके प्रयत्न किस कारण से असफल हो रहे हैं। उसने बहुत सावधानी और एकाग्रता से देखा कि पत्थर की उस विशाल दीवार में हाथ और पैर जमाने के लिए कहीं भी कोई उपयुक्त स्थान या सुविधा नहीं है। सभी राजकुमार केवल दीवार के निचले हिस्सों और आधारों पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे थे। परंतु सुमंत की तेज बुद्धि ने यह समझ लिया कि यदि थोड़ी मेहनत और कठिनाई उठाकर कुछ ऊंचाई तक चढ़ा जाए, तो उसके बाद दीवार पर चढ़ने की बड़ी सुविधा एक दूसरी जगह पर है, जहां पत्थरों में प्राकृतिक रूप से कुछ गड्ढे और पकड़ बनी हुई है। अगले दिन प्रातःकाल सुमंत ने उसी स्थान से दीवार पर चढ़ना प्रारंभ किया। उसने बड़ी कुशलता, धैर्य और साहस के साथ चढ़ना शुरू किया। सभी राजकुमार आश्चर्य से उसे देखते रहे। देखते ही देखते सुमंत ऊपर चढ़ता गया और अंततः वह राजकुमारी वाले कमरे तक जा पहुंचा। सभी लोग अवाक रह गए। ये देखकर एक ईर्ष्यालु राजकुमार तुरंत राजा के पास दौड़ता हुआ गया और उत्तेजित होकर बोला, महाराज, एक युवक आपकी कठिन परीक्षा में सफल हो गया है और उसने राजकुमारी को जीत लिया है। राजा ने प्रसन्नता और उत्सुकता से पूछा, बहुत अच्छा, वो किस देश का राजकुमार है? उसका क्या नाम है? उस ईर्ष्यालु राजकुमार ने कहा, महाराज, वो कोई राजकुमार नहीं है, वो तो एक घुड़साज का पुत्र है। वो कहता है कि उसका देश नदी के उस पार कहीं है। वो अपनी सौतेली माता से डरकर और उसकी यातनाओं से बचने के लिए घर से भागकर देशाटन कर रहा है। ये बात सुनते ही राजा को बहुत क्रोध आ गया। उसका चेहरा लाल हो गया और वो क्रोध से बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी का विवाह किसी साधारण घुड़साज के पुत्र से कैसे कर सकता हूं? तुरंत उसे यहां से भेज दो। एक यात्री को, एक घुमक्कड़ को मैं अपनी लाडली बेटी कैसे दे सकता हूं? जो राजकुमार नहीं था, उसने इस प्रतियोगिता में भाग ही क्यों लिया? ये बहुत गलत हुआ है। वो राजकुमार डर गया। उसने सोचा था कि राजा उसे पुरस्कृत करेगा, परंतु राजा तो क्रोधित हो गए। वो तुरंत अपने साथी राजकुमारों के पास लौट गया और राजा की ये सारी बातें उन्हें सुनाई। जब राजकुमारी सीमंतिनी ने ऊपर से ये सारी बातें सुन ली, तो उसने नीचे खड़े सभी राजकुमारों से दृढ़ स्वर में कहा, आप सभी लोग कृपया जाकर मेरे पिताजी से स्पष्ट शब्दों में कह दीजिए कि यदि इस साहसी और बुद्धिमान युवक को मुझसे अलग किया गया या उसे यहां से भेजा गया, तो मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगी। मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी और अपने प्राण त्याग दूंगी। ये निर्णायक बात सुनकर राजा और भी अधिक क्रोधित हो उठा। उसे अपनी पुत्री का इस प्रकार जिद करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने क्रोध में आकर अपने विश्वसनीय सिपाहियों को आदेश दिया कि वे जाकर उस प्रतियोगिता में विजयी हुए युवक को मार डालें। परंतु जैसे ही सिपाही तलवारें लेकर सुमंत की ओर बढ़े, राजकुमारी सीमंतिनी ने ऊपर से पुकार कर कहा, यदि आप लोगों ने इस युवक पर एक भी वार किया, तो मैं अभी इसी क्षण इस ऊंची खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। ये सुनकर सभी सिपाही और राजकुमार चुपचाप वापस लौट गए। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वे आगे बढ़े। राजा ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने अंततः निर्णय लिया कि पहले उस युवक को देखना चाहिए। उसने राजकुमारी सीमंतिनी और प्रतियोगिता में विजयी हुए उस युवक सुमंत को अपने दरबार में बुलवा लिया।
जब राजा ने सुमंत को देखा तो उसके व्यक्तित्व, उसके तेजस्वी चेहरे, उसके शाही अंदाज और उसके आत्मविश्वास को देखकर राजा के मन में विचार आया कि ये युवक जरूर कोई राजकुमार ही होगा। कोई साधारण व्यक्ति इस प्रकार का तेज और आभा नहीं रख सकता। फिर भी राजा ने गंभीरता से उससे पूछा, युवक, तुम वास्तव में कौन हो? मुझे सच सच बताओ। सुमंत ने राजा को भी वही बातें बताई जो उसने पहले राजकुमारों से कही थी। उसने कहा कि वह एक घुड़साज का पुत्र है और अपनी सौतेली माता की यातनाओं से बचने के लिए घर छोड़कर आया है। राजा को पूरा विश्वास नहीं हुआ, परंतु उसकी पुत्री की जिद और धमकी को देखते हुए और ये सोचकर कि ये युवक वास्तव में किसी राजवंश का ही है, राजा ने शांत मन से स्वीकार कर लिया। उसने भव्य तैयारियों के साथ सुमंत के साथ राजकुमारी सीमंतिनी का विवाह कर दिया। बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार कुछ महीने सुखपूर्वक बीत गए। सुमंत और सीमंतिनी बहुत प्रसन्न थे। एक दिन सुमंत ने अपनी प्रिय पत्नी सीमंतिनी से गंभीरता से कहा, प्रिय, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। ज्योतिषियों ने बताया था कि मगरमच्छ, सांप या कुत्ते के द्वारा मेरी जान को बहुत बड़ा खतरा है। ये भविष्यवाणी मेरे जन्म के समय ही की गई थी। ये सुनकर सीमंतिनी चिंतित हो गई और उसने व्यावहारिक सुझाव देते हुए कहा, यदि ऐसी बात है तो उस कमबख्त कुत्ते को अपने साथ लेकर क्यों घूमते हैं? उसे मार डालिए, इससे कम से कम एक खतरा तो टल जाएगा। परंतु सुमंत ने भावुक होकर उत्तर दिया, नहीं प्रिय, ये कुत्ता तो मेरे बचपन से ही मेरे साथ है। हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। उसने मेरा हमेशा साथ दिया है और मेरे अकेलेपन को दूर किया है। वो मेरा सबसे वफादार साथी है। मैं उसे कैसे मार सकता हूं? ये तो विश्वासघात होगा। सीमंतिनी ने अपने पति की भावनाओं को समझा और फिर समझदारी से सलाह दी, ठीक है, यदि ऐसी बात है तो आप जहां भी जाएंगे अपने साथ हमेशा एक तेज धार वाली तलवार और एक विश्वसनीय रक्षक अवश्य लेकर जाइए। इस प्रकार आप किसी भी आकस्मिक खतरे से सावधान रह सकेंगे। सुमंत ने अपनी बुद्धिमान पत्नी की ये सलाह मान ली। इस प्रकार कुछ और महीने शांति और सुख से बीत गए। एक दिन सुमंत को अचानक एक दूत के माध्यम से ये दुखद समाचार मिला कि उसके पिता महाराज शांतिवर्मा बहुत बीमार हैं और वे अपने मृत्यु शैया पर पड़े हुए अपने इकलौते प्रिय पुत्र को देखने के लिए बेचैनी से तड़प रहे हैं। ये सुनकर सुमंत का हृदय व्यथित हो गया। उसने तुरंत अपनी पत्नी सीमंतिनी को ये दुखद समाचार सुनाया और अपने पिता को एक बार देख आने के लिए तुरंत प्रस्थान करने का निर्णय लिया। उसने कुछ विश्वसनीय सिपाहियों को अपने साथ लिया और अपने देश शोनपुर की ओर तेजी से चल पड़ा। जब वे यात्रा करते हुए आधे रास्ते में पहुंचे तो सुमंत को एक और दूत के माध्यम से ये खबर मिली कि उसके पिता की हालत बहुत ही गंभीर हो गई है और वे अंतिम सांसें गिन रहे हैं। सुमंत ने सोचा कि ऐसी नाजुक हालत में यदि वो अपने नगर शोनपुर में पहुंच जाएगा तो वहां अंतिम संस्कार और राजकाज की व्यवस्था में उलझकर वो शीघ्रता से वापस नहीं लौट पाएगा। उसे अपनी पत्नी सीमंतिनी की बहुत चिंता हो रही थी। ये सोचकर उसने एक बड़ी नदी के शांत किनारे पर अपना पड़ाव डाला और सीमंतिनी को तुरंत बुला लाने के लिए एक विश्वास पात्र और तेज घुड़सवार सिपाही को उसकी ससुराल की ओर भेज दिया। उस रात को जब सुमंत अपने डेरे में थकान के कारण गहरी नींद में सो रहा था, ठीक उसी समय एक विशाल और भयंकर मगरमच्छ नदी से धीरे धीरे रेंगता हुआ उसके शिविर की ओर आने लगा। सौभाग्यवश एक सतर्क पहरेदार की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसे देखते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और सभी को सावधान किया। उसकी चिल्लाहट सुनकर 4-5 बहादुर सिपाही तुरंत अपने हथियार लेकर दौड़े आए और उन्होंने उस खतरनाक मगरमच्छ को मार डाला। इस प्रकार सुमंत पहले खतरे से बाल बाल बच गया। सीमंतिनी के वहां पहुंचने में काफी समय लग गया क्योंकि दूरी बहुत थी। तब तक सुमंत को धैर्यपूर्वक उसका इंतजार करना पड़ा। जिस प्रदेश में वो ठहरा हुआ था वहां मगरमच्छों का बहुत उपद्रव था। नदी में और उसके आसपास के क्षेत्र में अनेक मगरमच्छ रहते थे। इसलिए
सुमंत बड़ी सावधानी और सतर्कता के साथ अपने दिन काटने लगा। उसने अपने चारों ओर पहरा बढ़ा दिया और रात में भी जागते रहने वाले पहरेदारों की संख्या दोगुनी कर दी। आखिरकार एक दिन शाम के समय राजकुमारी सीमंतिनी वहां आ पहुंची। सुमंत बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने मिलकर अगले दिन प्रातःकाल यात्रा करने का निश्चय किया। परंतु उस रात को सीमंतिनी को नींद बिल्कुल नहीं आई। वो पूरी रात जागती ही रह गई। वो ये सुनकर बहुत घबरा गई थी कि उसका प्रिय पति कुछ दिन पहले मगरमच्छ के भयानक खतरे से बाल बाल बचा था। वो सोच रही थी कि यदि उस रात पहरेदार सावधान नहीं होता तो क्या होता। ये विचार उसे बार बार परेशान कर रहा था और उसकी आंखों से नींद गायब हो गई थी। सीमंतिनी का उस रात जागना बहुत ही शुभ और भाग्यशाली सिद्ध हुआ। ठीक आधी रात के समय जब चारों ओर सन्नाटा था, उसने एक विषैले सांप को डेरे में धीरे धीरे रेंगते हुए आते देख लिया। वो सांप बहुत बड़ा और खतरनाक था। सीमंतिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी समझ में नहीं आया कि इस विकट परिस्थिति में क्या करना चाहिए। यदि वो चिल्लाती तो सांप तुरंत हमला कर सकता था। उसने इधर उधर देखा तो एक कोने में बड़े मिट्टी के पात्रों में ताजा दूध भरा हुआ था, जो सुबह के लिए रखा गया था। सीमंतिनी ने तुरंत बुद्धिमानी से सोचा और उस भारी दूध के पात्र को चुपचाप उठाकर सांप के रास्ते में लाकर रख दिया। सांप जब आगे बढ़ा तो उसे दूध की मीठी गंध आई। वो लालच में आकर रुक गया और जल्दी जल्दी उस दूध को पीने लगा। उसने लालच में आकर पूरे पात्र का सारा दूध पी लिया। इतना अधिक दूध पीने के कारण उसका पेट इतना फूल गया कि वो वहां से हिल भी नहीं सका। वो भारी होकर वहीं पड़ा रहा। तब सीमंतिनी ने बिना समय गवाए तुरंत अपने पति की तेज धार वाली तलवार उठाई और पूरे साहस के साथ एक ही प्रहार में उस विषैले सांप के 2 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार सुमंत दूसरे भयानक खतरे से भी बच गया। इसके बाद सुमंत और सीमंतिनी ने यात्रा पूरी की और सोनपुर पहुंचे। परंतु जब तक वे वहां पहुंचे तब तक महाराज शांतिवर्मा का देहांत हो चुका था। सुमंत को बहुत दुख हुआ कि वह अपने पिता के जीवित रहते उनसे मिल नहीं सका। उसने बड़ी श्रद्धा और विधि पूर्वक अपने पिता की सभी अंतिम क्रियाएं संपन्न कराईं। उसके बाद मंत्रियों और प्रजा की इच्छा से सुमंत का भव्य राज्याभिषेक किया गया और वो सोनपुर का नया राजा बन गया। सीमंतिनी रानी बनी। अब सुमंत के दिन बड़े सुख और शांति के साथ बीतने लगे। वो एक कुशल और न्यायप्रिय शासक सिद्ध हुआ। सुमंत अपने वफादार कुत्ते को साथ लेकर अक्सर सोन नदी के सुंदर किनारे शिकार खेलने जाया करता था। वहां अनेक प्रकार के पक्षी और जंगली जानवर मिलते थे। परंतु रानी सीमंतिनी भी अपने पति की सुरक्षा के लिए हमेशा उसके साथ चली जाती थी। वो अपने पति को अकेला नहीं जाने देती थी, क्योंकि अभी तीसरा खतरा बाकी था। एक दिन सुमंत सोन नदी के किनारे अपने धनुष बाण से चिड़ियों का शिकार कर रहा था। उसका निशाना बहुत सटीक था। अचानक एक घनी झाड़ी में से एक सुंदर जंगली बत्तख तेजी से उड़ती हुई बाहर आई। उस बत्तख को पकड़ने के लिए सुमंत का वफादार कुत्ता तुरंत उत्साह से उस पर तेजी से झपट पड़ा। परंतु दौड़ते दौड़ते वो अचानक अपने मालिक सुमंत के पैरों के बीच में आकर फंस गया। संतुलन बिगड़ने से सुमंत जोर का धक्का खाकर अपने कुत्ते के साथ नदी में गिर पड़ा। दुर्भाग्यवश वो जिस स्थान पर गिरा था वहां गहरी और खतरनाक दलदल थी। सुमंत और उसका कुत्ता दोनों उस दलदल में फंस गए। दलदल में धीरे धीरे धंसते हुए सुमंत घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मैं दलदल में फंस गया हूं। उसकी चिल्लाहट सुनकर रानी सीमंतिनी, जो थोड़ी दूर पर थी, तुरंत भागी भागी आई। उसने तुरंत स्थिति को समझा और बिना एक क्षण गवाए अपनी लंबी और मजबूत शाल निकाली। उसने उस शाल को सुमंत की ओर फेंका और जोर से कहा, इसे मजबूती से पकड़ लीजिए। सुमंत ने उस शाल को कसकर पकड़ लिया। सीमंतिनी ने पूरी ताकत लगाकर शाल को खींचा।
उसकी सहायता और प्रयास से सुमंत धीरे धीरे उस खतरनाक दलदल से बाहर निकल आया। उसके प्राण बच गए, परंतु जब चारों ओर देखा तो उसके प्यारे और वफादार कुत्ते का कहीं पता नहीं चला। वो बेचारा उस दलदल में समा गया था। इस घटना के बाद दरबार में बुलाए गए विद्वान ज्योतिषियों ने राजा सुमंत की कुंडली का फिर से अध्ययन किया और बड़ी प्रसन्नता से बताया, महाराज, अब आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आप तीनों भयानक खतरों से सफलतापूर्वक गुजर चुके हैं। मगरमच्छ का खतरा आया, परंतु आपके सावधान पहरेदारों ने उसे मार दिया। सांप का खतरा आया, परंतु आपकी बुद्धिमान पत्नी ने उससे आपकी रक्षा की। और अंत में कुत्ते के द्वारा खतरा आया, परंतु आपकी साहसी पत्नी ने फिर से आपके प्राण बचाए। अब आपको अपनी जान का कोई डर नहीं है और आप लंबे समय तक सुखपूर्वक राज्य करेंगे। बेताल ने ये रोचक और शिक्षाप्रद कहानी सुनाने के बाद राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, इस कहानी को सुनकर मेरे मन में अनेक संदेह उत्पन्न हो रहे हैं और मैं जानता हूं कि आप इन संदेहों का समाधान जानते हैं। पहला संदेह यह है कि राजा शांतिवर्मा ने अपने पुत्र को सभी खतरों से बचाने के लिए इतने सारे प्रयत्न किए। ऐसी सावधान स्थिति में फिर भी शांतिवर्मा ने सुमंत को क्यों कुत्ते का पिल्ला मंगवा कर दे दिया? दूसरा संदेह यह है कि उसने सुमंत को खतरनाक देशाटन पर क्यों जाने दिया? तीसरा संदेह यह है कि सुमंत ने अपने ससुर से सच्ची बात न बताकर झूठ क्यों बोला? यदि तुम इन संदेहों का समाधान जानते हुए भी मुझे नहीं बताओगे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े होकर फट जाएगा। इस पर विद्वान और बुद्धिमान राजा विक्रमादित्य ने गंभीरता से विचार करके उत्तर दिया, बेताल, तुम्हारे प्रश्न बहुत विचारणीय हैं और इनका उत्तर भी गहन है। सुनो, इस संसार में, इस प्रकृति में सभी प्राणियों के लिए मृत्यु निश्चित और अटल है। कोई भी इससे बच नहीं सकता। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अनेक बार विभिन्न प्रकार के खतरों से गुजरता है और कभी बच जाता है तो कभी नहीं बच पाता। इसके अलावा मृत्यु तो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी समय सभी पर आक्रमण करती ही है। उससे बचने के लिए अपने जीवन को नीरस, उबाऊ और कारागार जैसा बना लेना परम मूर्खता होगी। राजा शांतिवर्मा ने निश्चित रूप से अपने प्यारे पुत्र को मृत्यु के खतरों से बचाने के लिए उसे एक कृत्रिम और संरक्षित वातावरण में रखा था, परंतु उसका उद्देश्य अपने पुत्र के आनंद, प्रसन्नता और जीवन के सुख को पूरी तरह से समाप्त कर देना कभी नहीं था। यदि ऐसा होता तो वो स्वयं कुत्ते का पिल्ला मंगवाकर अपने पुत्र को कभी नहीं देता। परंतु जब सुमंत ने बड़े आग्रह और हट के साथ उस पिल्ले को मांगा, तब राजा ने इनकार नहीं किया। उसने सोचा कि यदि पुत्र को पिल्ले से खुशी मिल रही है तो उसे वो सुख मिलना चाहिए। अगर उस कुत्ते के द्वारा भविष्य में सुमंत को कोई खतरा होता भी है तो वो नियति का खेल होगा, उसकी स्वयं की जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि राजा ने तो पुत्र की इच्छा पूरी करने के लिए वो निर्णय लिया था। इसी प्रकार जब सुमंत युवा हो गया और उसने नए जीवन की, नए अनुभवों की खोज में देशाटन पर जाना चाहा, तब भी राजा ने उसे मना नहीं किया। उसने समझ लिया था कि जीवन को जीने का अधिकार सबको है। यदि पुत्र को उस टीले के महल में कैद करके रखा जाएगा तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। राजा ने यह भी समझ लिया था कि ज्योतिषियों ने जो खतरे बताए थे उनसे बचने का उपाय करने वाली सीमंतिनी ही थी। और ये बात बिल्कुल स्वाभाविक भी है, क्योंकि सीमंतिनी ने सुमंत से विवाह करके उसके जीवन को, उसकी खुशियों और दुखों को अपने साथ बांट लिया था। वो उसकी सच्ची जीवन संगिनी थी, इसलिए उसने ही सुमंत के प्राण बचाए। अब रही सुमंत के झूठ बोलने की बात। यदि सुमंत ने अपने ससुर को यह सच्ची बात बता दी होती कि वो सोनपुर के राजा शांतिवर्मा का पुत्र और राजकुमार है, तब उसका ससुर अवश्य ही उसके वंश, उसके परिवार और उसकी पृष्ठभूमि का विस्तार से पता लगाता। और जब वो ये जान लेता कि सुमंत के जीवन में 3 प्रकार के भयानक खतरे हैं, तो वो बहुत अधिक चिंतित और परेशान हो जाता। इससे व्यर्थ की परेशानी और तनाव के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसलिए सुमंत ने बुद्धिमानी से अपनी पहचान छिपा ली
और झूठ बोला। ये उसकी परिस्थिति जन्य मजबूरी थी। राजा विक्रमादित्य के इस प्रकार उत्तर देकर अपना मौन भंग करते ही बेताल पुनः अपनी माया से शव के साथ अदृश्य हो गया और उड़कर उसी पीपल के पेड़ पर जा बैठा।